जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। प्रगत परिवार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है। इसके पहले हमने संविधान सभा की एक वीडियो देखी और जहां पर हमने उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक साथ कवर करने की कोशिश की है। उसके बाहर आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी इसके बाहर नहीं जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश परीक्षा की सीरियस स्टूडेंट हैं, सीरियस अभ्यर्थी हैं, तो आपके लिए ये सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है जहां आपको पॉलिटी की पूरी सीरीज चलाई जा रही है। जहां पर हमने इसके पहले संविधान सभा देखा था और आज हम प्रस्तावना देखने वाले हैं। तो प्रस्तावना में जितने भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं या फिर बने हैं, उन सभी को एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो वीडियो में प्लीज़ अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक भी करिएगा। चलिए हम पहले देखते हैं जो हमारी प्रस्तावना है। प्रस्तावना की कुछ मूल बातें हैं, इनसे संबंधित कभी कभी अर्थ भी पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ हमको जानना चाहिए। तो प्रस्तावना या फिर उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चलिए देखते हैं क्या बातें हैं इनमें। तो देखिए, शुरुआत होती है हम भारत के लोग, जनता के बारे में कहा गया है कि जनता, भारत जनता, या फिर हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक शब्द यहाँ है प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि एक ऐसा देश जो अपने आंतरिक व बाह्य फैसले लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, उसका किसी भी शक्ति का, बाहरी शक्ति का कोई हस्तक्षेप न हो, वो अपने आप में स्वतंत्र हो, ऐसे देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कहते हैं। अगला समाजवादी शब्द लिखा गया है। समाजवादी का अर्थ है कि देश में जो संसाधन है उनसे जो हमें आय हो रही है तो सरकार उस आय का असमान वितरण करे, समान रूप से जनता में उसका वितरण करे। ऐसी व्यवस्था को हम समाजवाद व्यवस्था कहते हैं या फिर समाजवादी कहते हैं। तात्पर्य ये है कि अगर देश में कोई भी योजना चलाई जा रही है या फिर किसी प्रकार का जनता में लाभ दिया जा रहा है तो देश के किसी भी कोने में खड़े व्यक्ति या फिर यूँ कहें कि लाइन में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति तक उसकी पहुंच बनाई जा सके, ऐसी व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। आगे लिखा गया है पंथनिरपेक्ष, सेकुलर अंग्रेजी में कहते हैं। पंथनिरपेक्ष का अर्थ है कि एक ऐसा देश जहां पर किसी धर्म का, जिस देश का कोई राजकीय धर्म ना हो, एक ऐसा देश जिसका कोई राजकीय धर्म ना हो। मतलब ये है कि देश और राज्य के बीच जो संबंध है वो न्यूट्रल का हो। मतलब ये है कि कोई लेना देना ना हो, ना देश का कोई राजकीय धर्म हो, ना देश किसी धर्म का सपोर्ट करे और ना ही देश किसी धर्म का विरोध करे। ऐसे देश को पंथ निरपेक्ष कहते हैं। और अगला लोकतंत्रात्मक कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा देश जहां पर जनता द्वारा सरकार को चुना जाए, जनता द्वारा सरकार की शासन व्यवस्था को चुना जाए, ऐसे देश को आप लोकतंत्रात्मक देश कहते हैं। मतलब जनता का शासन देश में हो। लोकतंत्रात्मक को गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये तीन न्याय हैं। इनको हमने रूस की क्रांति से लिया है या रसिया से हमने ग्रहण किया है। इनमें तीन प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि हमारी प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है। तो यहाँ धार्मिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आप काफ़ी अच्छे से इसको ध्यान देना। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है। जबकि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना ये पांच प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो हमारी प्रस्तावना में पांच प्रकार की स्वतंत्रता, हमारी प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय। और आगे देखते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। तो हमारी प्रस्तावना में दो प्रकार की क्षमता है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये रही हमारी संविधान की प्रस्तावना, जिसे संविधान का दर्शन कहते हैं। प्रस्तावना में ही संविधान के मूल सारे उद्देश्य स्पष्ट नजर आ जाते हैं कि हमारी प्रस्तावना आखिर है क्या। तो चलिए देखते हैं प्रस्तावना से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको बारी बारी से। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे भी जाने की काफ़ी संभावनाएं रहती हैं। चलिए देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है और मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब आप ज़रूर बना पाएंगे। देखिए कहा जा रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, प्रस्तावना में नहीं है। हमने पीछे जो आपको शब्द बताए हैं वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए, समाजवादी शब्द मिले था हमको, हमने इसका आपको अर्थ भी बताया था, पंथ निरपेक्ष भी मिला था, और अगला प्रभुत्व संपन्न। ये तीनों शब्द आपको हमारी प्रस्तावना में देखने को मिल जाएंगे, जबकि वहाँ लोक कल्याण की कोई बात नहीं की गई है, और यही हमारा राइट जवाब बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो मतलब जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो शब्द लिखे गए उनका क्रम पूछा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहला शब्द जो हमको मिला था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मिला था। तो अगर हम यहाँ ध्यान दें तो सार्वभौम सत्ता संपन्न, इसका वही अर्थ है, और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, यही आपके लिए सही भी बनेगा। सार्वभौम सर्वसत्ता संपन्न, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, जनवादी गणतंत्र, मतलब लोकतंत्रात्मक की बात की गई है, यही हमारा सबसे बेहतर ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया था। तो जब हमने संशोधन किया है 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के समय, तो 42वां संविधान संशोधन है, और वहाँ पर हमने 3 शब्द जोड़े थे। तो वहाँ हमने जोड़ा था धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता, ये शब्द हमने जोड़े थे, जबकि गुटनिरपेक्ष वाली कहीं वहाँ बात की नहीं गई है। तो ये हमारा राइट जवाब बन जाएगा। तो संविधान में संशोधन 42वें क्रम का 1976 में किया है, प्रस्तावना में हमने सिर्फ एक बार संशोधन किया है, ओनली एक बार, और वहाँ 3 शब्द जोड़े थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता जैसे वहाँ शब्द हमने जोड़े थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो सिर्फ आपको सही का चयन करना है, मतलब इसमें 3 तो गलत ही लिखे गए हैं। पहला कि उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो यहाँ पर हमने कोई शब्द जोड़ा नहीं है, और ना ही 1985 में कोई संशोधन हुआ है। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको उक्त शब्द नहीं दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया जाना चाहिए था धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता, समाजवाद, ये शब्द यहाँ दिए जाने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं दिए गए हैं। यहाँ लिखा है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में संविधान लागू के अंग थे। उस समय जब लागू हुआ था उस समय के पार्ट थे, तब ऐसा भी गलत है, क्योंकि 1976 में हमने समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता व अखंडता शब्द जोड़े थे। अगला उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, यही आपका सबसे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। पहला ऑप्शन लोकतांत्रिक गणतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत और लोकतांत्रिक राजतंत्र। जो हमने अपनाया है लोकतांत्रिक गणतंत्र हमने अपनाया है। लोकतांत्रिक गणतंत्र आपके लिए सबसे बेहतर जवाब होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। मतलब ये है कि संविधान की जो सर्वोच्च सत्ता है वो किसमें निहित है। तो हमारी प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है कि हम भारत के लोग, तो इसका जवाब बन जाएगा कि जनता के अंदर ही सर्वोच्च सत्ता निहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो हमें ध्यान रखना है, बार बार वही 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, एकता व अखंडता, यही शब्द जोड़े गए थे। तो समाजवाद हमारा राइट आंसर भी बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। पहला ऑप्शन है राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपर्युक्त सभी। इसका जवाब आप ढूंढिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है। तो इसका जवाब बन जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि वहाँ हमने देखा है कि राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक इन तीनों के न्याय की वहाँ बात की गई थी, और इसको हमने रूस के संविधान से ग्रहण किया है, या रसिया की क्रांति से हमने इसको ग्रहण किया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक
धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो भारतीय संविधान में कहाँ पर यह बताया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब उसका कोई राजकीय धर्म नहीं है, वो धर्म के मामले में न्यूट्रल है, तटस्थ है, ना किसी धर्म का सपोर्ट करेगा ना ही किसी धर्म का विरोध करेगा। ऐसी बात संविधान में कहाँ की गई है? तो हमने शुरुआत में ही देखा है, इसका जो जवाब बनेगा संविधान की प्रस्तावना में ही धर्मनिरपेक्ष की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त तो शब्द सेकुलर, सेकुलर का अर्थ सीधा है, धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष, दोनों शब्द एक ही बात बताते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है सभी धर्म की अस्वीकृति, और अगला है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद और बहुदेववाद। इसका जो जवाब बनेगा, इसका जवाब बनेगा कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, यही शब्द बनेगा, यही इसका राइट जवाब बन जाएगा कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, यही आपका जवाब बन जाएगा। और सभी धर्मों की अस्वीकृति, ना तो वो कोई धर्म स्वीकार करता है और ना ही किसी धर्म को ग्रहण करता है। तो हम नहीं कह सकते कि हमारा संविधान किसी धर्म को ग्रहण करता है और ना ही किसी धर्म को स्वीकार करता है या फिर अस्वीकार करता है। तो ना तो स्वीकार करता है और ना ही अस्वीकार करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? पहला ऑप्शन लिखा है कि भारत का संविधान भारत की जनता की सहमत पर आधारित है, भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है और संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका जो जवाब बनेगा, जो इसका राइट जवाब बनेगा अगर ढूंढा जाए, तो भारत का संविधान भारत की जनता की सहमत पर आधारित है, ये तो गलत हो जाएगा। अगला, भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। अगला संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, यही सबसे राइट जवाब बन जाएगा। जो संविधान निर्माता थे वो भारतीय जनता का जरूर प्रतिनिधित्व करते थे और 10 लाख की जनता पर एक संविधान सभा के सदस्य का चुनाव किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर यही बनेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया है कि समाजवाद का अर्थ क्या है? तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक स्पर्धा, सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण और सामाजिक न्याय। तो समाजवाद का सीधा अर्थ है सामाजिक न्याय होता है कि समाज में सभी प्रकार से जो धन का वितरण है समान रूप से किया जाए और समाज में जो आपके रीति रिवाजें हैं या फिर जो नियम कानून है वो सब पर बराबर रूप से लागू किए जाएं, जिनको हम सामाजिक न्याय कहते हैं। समाज में भेदभाव जैसी बातें ना हों, ऐसी व्यवस्था को समाजवाद भी कह सकते हैं। आगे, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, हालांकि क्वेश्चन ये आपका संविधान के स्रोत से आ गया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ देख लेंगे कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो ली गई है, हमारे संविधान की अनुसूची 7 में 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को हो और संघ में संघ सरकार को हो, और अगला समवर्ती सूची, इनमें जो विषय हैं इन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को हो, राज्य और संघ दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? इसका जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची लिया है और अमेरिका यूएसए से हमने मौलिक अधिकार लिया है और सर्वोच्च न्यायालय जैसी व्यवस्था और उपराष्ट्रपति के पद को भी यहीं से लिया है और महाभियोग जैसी प्रक्रिया यहीं से लिया है और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने जैसी बात भी हमने यहीं से ग्रहण की है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो हमारा जवाब बन जाएगा प्रस्तावना को। अगर क्वेश्चन पूछा गया होता कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में किसे आत्मा माना है, तो आपका अनुच्छेद 32 या फिर मूल अधिकार हो जाता, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। अगर पूछा जाता आपसे कि किसने कहा था, तो इसका जवाब हो जाएगा कि ठाकुर दास भार्गव ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? मतलब ये है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वहाँ पर कहाँ से चीज़ें कहाँ से प्रभावित नहीं है, तो इसका जवाब बन जाएगा अमेरिका क्रांति। अमेरिका क्रांति है क्योंकि वहाँ से हमने सर्वसत्ता संपन्न या फिर
कह सकते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और बोल्शेविक क्रांति, जिसको हम रूस की क्रांति कहते हैं। और यहाँ से हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जैसी बात की है। और फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, क्षमता व बंधुत्व जैसे आदर्शों को शामिल किया है। और चीन की क्रांति के प्रभाव हमारी प्रस्तावना में या फिर हमारे संविधान में कहीं देखने को नहीं मिलता है। यही हमारा राइट जवाब बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 का हजारा है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो संविधान के अंतर्गत भारतीय जो लोकतंत्र हैं उनके आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, उसका जवाब बन जाएगा प्रस्तावना में सारी बातें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का हजारा है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है। हम भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय, सरकार, राष्ट्रपति, जिसका राइट जवाब बन जाएगा भारत के लोग, क्योंकि भारत की संविधान प्रस्तावना ही हम भारत के लोग से शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 का हजारा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। हालांकि क्वेश्चन रिपीटेड है, जवाब भी बन जाएगा आपका प्रस्तावना को ही कहा गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 का हजारा है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। संविधान के निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। जो जवाब आपका है प्रस्तावना पर ही विशेष ध्यान दिया गया है। और हमारी प्रस्तावना संविधान का दर्शन है और संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो गणतंत्र का सीधा सीधा अर्थ है कि एक ऐसा देश जहाँ पर शासन वंशानुगत न हो, वहाँ की जनता द्वारा सरकार का चुनाव किया जाए, ऐसे देश को हम गणतंत्र कहते हैं। जब पहला ऑप्शन हम देखेंगे, लिखा है कि इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। अगला, यह राज्यों के एक संघ है। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यही हमारा जवाब होगा, क्योंकि गणतंत्र का अर्थ ही सीधा सीधा है कि जनता द्वारा उसका चुनाव किया जाए और एक निर्धारित समय के लिए। तो हमारा जवाब बन जाएगा यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है और उसके बाद दोबारा फिर से चुनाव करवाना पड़ता है अवधि पूरी हो जाने के बाद। अगला क्वेश्चन नंबर 21 का हजारा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है। हमारी प्रस्तावना में देश का नाम क्या है। तो हमने देखा भी है भारत और इंडिया ये दोनों शब्द, इंडिया दैट इज भारत, तो भारत और इंडिया ये शब्द हमने प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रस्तावना जो हमारी हिंदी में है वहाँ हमने भारत, और जो अंग्रेजी में है उसमें हमने इंडिया शब्द का प्रयोग किया है। तो भारत और इंडिया हमारा जवाब बन जाएगा। अगला, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। तो जाहिर बात है भारतीय संविधान को किसने स्वीकार किया है। तो भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। तो भारत की जनता के द्वारा, क्योंकि लास्ट में हम भारत के लोग, मतलब शुरुआत में हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है, तो भारत की जनता द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है स्वीकृत है, तो भारत की जनता इसको स्वीकृत करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। ऑप्शन है राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में और भारतीय संसद में, जिसका जवाब बन जाएगा भारत की जनता में। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। तो भारत की जनता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था, जिसका जवाब बन जाएगा 31 दिसंबर 1949। ये तो गलत हो जाएगा। अगला 26 जनवरी 1950, ये भी गलत हो जाएगा। और 26 जनवरी 1949, तो भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था, यही हमारा राइट जवाब हो जाएगा। 26 जनवरी 1949 को अंगीकार किया गया, मतलब स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। भारतीय संविधान लागू किया गया था, अगर इसका जवाब ढूंढना है तो 26 जनवरी 1950, ये आंसर सभी को पता है। अगर बात की जाए कि अगर इस आंसर को भी हम ध्यान दें तो ये भी हमारा सही हो सकता था, लेकिन अगर ऐसा पूछा गया होता कि भारतीय संविधान कब आंशिक रूप से लागू हुआ था, तभी हमारा आंसर बन सकता था। और पूरी तरीके से तो यही जवाब हो जाएगा और क्वेश्चन अकॉर्डिंग हमें यही सही करना पड़ेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। कहा जा रहा है कि किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना, मतलब ये है कि पूरी तरीके से संविधान देश पर लागू हो गया था। वो जवाब हो जाएगा 1950। अगर डेट होती तो 26 जनवरी, जो एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं और अभी हाल ही में हम लोग ने मनाया भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहा जा रहा है
कहा जा रहा है कि निम्न में से वे कौन से शब्द हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देश्य में किया गया था। तो 3 शब्द ही हैं, अगर उनको हम ढूंढे, हालांकि तीनों यहाँ नहीं लिखे, यहाँ 2-2 के पेयर में बनाए गए हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो धर्मनिरपेक्ष तो हमने शामिल किया ही था, लेकिन लोकतांत्रिक हमने नहीं शामिल किया, तो पहले से ही था। प्रभुत्व समता संपन्न ये भी पहले से ही था, तो ये भी गलत हो जाएगा। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये दोनों शब्द हमने शामिल किए हैं, और साथ में ही एकता व अखंडता को हमने शामिल किया है। 1976 में ही एकमात्र संशोधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ने अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान में किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो अभिव्यक्ति एवं विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूरी तरह से शामिल किया गया है? तो ये जवाब इस बार आप सोच रहे होंगे कि इसका उत्तर प्रस्तावना लगा दें, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर बनेगा मौलिक अधिकार। जब हम पढ़ते हैं मौलिक अधिकार तो वहाँ पर हम अनुच्छेद 19 देखते हैं, और जहाँ पर पूरी तरीके से हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। तो अभिव्यक्ति और विचार की आज़ादी हमें पूरी तरह से कहाँ मिली है? तो मौलिक अधिकार में। यहाँ सिर्फ संविधान में उनके उद्देश्य बताए गए हैं प्रस्तावना के अंतर्गत, लेकिन मौलिक अधिकार में पूरी तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमको मिली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो हमने देखी वहाँ से कौन सी बात हमको नहीं पता चल पाती है, वही हमको देखना है कि संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की तिथि, ये तो हमको मिलता ही है। अगला संविधान का स्रोत, तो ये भी मिलता है, संविधान का स्रोत जनता ही तो है। अगला शासन के ध्येयों का विवरण, ये भी मिलता है कि शासन की व्यवस्था कैसे होगी, लोकतंत्र होगा, राजतंत्र होगा, कैसा शासन होगा, ये यहीं से हमसे क्लियर हो जाती है। और अगला जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन लिखा गया है कि संविधान को लागू करने की तिथि, इसकी जानकारी हमको संविधान में नहीं मिल पाती है, संविधान की प्रस्तावना में नहीं मिल पाती है, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पूछा गया था क्या सही नहीं है, तो ये हमारा सही भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो भारतीय संविधान किन को उद्घोषित नहीं करता है? तो हमारी प्रस्तावना में कौन से शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है? प्रस्तावना किन शब्दों को नहीं बताती है, क्योंकि प्रस्तावना ही उद्देश्य है। तो हमें देखना है कि प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, इसकी तो बात हमने की ही है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, इसको हमने अनुच्छेद 51 में देखा है। तो अनुच्छेद 51 इसकी बात की गई, हालांकि प्रस्तावना में इसकी बात तो है नहीं। आगे देखते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इनकी बात की ही गई है। अगला विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना स्वतंत्रता, इसकी भी बात की गई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जवाब भी बन जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है, डीपीएसपी में बताया गया है, तो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत, लेकिन हमारा उद्देश्य में शामिल नहीं होगा, क्योंकि उद्देश्य का प्रस्ताव में इसकी कहीं बात नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन मतलब पहला संशोधन कब किया गया था? तो सिर्फ एक ही बार अब तक संशोधन हुआ है, 1976 में, और 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है ये हम भी नहीं बता सकते आपको, बहुत बार रिपीटेड है, इसको आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। भारत की संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? तो हमारी संविधान प्रस्तावना आपको क्या देने का वादा नहीं करती है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता और पूजा की समानता। हमने देखा था सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, लेकिन पूजा की समानता की बात वहाँ पर नहीं की गई है, तो यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? बार बार, कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जवाब आपका वही हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के ही द्वारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। क्वेश्चन नंबर 34, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था नहीं है या फिर है। अगला है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। अगला है कि भारत राज्यों का एक संघ है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। तो गणतंत्र का अर्थ होता है कि एक ऐसा देश जहां पर जनता द्वारा शासन किया जाए, गणतंत्र, वहां का शासक वंशानुगत ना हो, ऐसे देश को हम गणतंत्र कहते हैं। तो इसका जवाब बन जाएगा कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यही सबसे बेहतर इसका जवाब हो जाएगा गणतंत्र का। चलिए
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 35, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना और उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर यहाँ ध्यान दें कल्याणकारी राज्य की उद्देश्य या फिर कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, तो जो जवाब बनेगा अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना और अगला कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। तो ये हमारा सबसे बेहतर जवाब बनेगा कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, इसे कल्याणकारी राज्य कहते हैं। तो कल्याणकारी राज्य का अर्थ है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना और अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ये है तो सही ये भी, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कल्याणकारी राज्य की बात की गई तो हमें यही सही करना पड़ेगा। ऐसे देखने में लगता है ये भी सही हो सकता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना ये सबसे बेहतर होगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 36 है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना गया जाता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि उसे 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता मिली थी। इससे कोई लेना देना नहीं है, उसका अपना लिखित संविधान है भी, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, यही हो जाएगा। क्योंकि जो राज्य का अध्यक्ष होता है, जो देश का अध्यक्ष होता है, उसका चुनाव किया जाता है और जनता द्वारा, वंशानुगत नहीं होता है। गणतंत्र का यही अर्थ भी होता है और गणराज्य का अर्थ भी हो जाएगा कि राज्य के अध्यक्ष का चुनाव होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। प्रस्तावना का वह भाग, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। तो ढूंढिएगा आप प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र, पंथनिरपेक्ष, जो इसका राइट जवाब बन जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा गणतंत्र। गणतंत्र ऐसी व्यवस्था है जहां पर राज्य के शासक का चुनाव किया जाता है और चुनाव में जनता ही भाग लेगी, और इसका जवाब बन जाएगा गणतंत्र। क्योंकि कहा गया था कि सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार है, मतदान देगी तभी तो राज्य के शासक को चुना जाएगा। तो आपका गणतंत्र बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। क्वेश्चन नंबर 38 कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड भी हो चुका है, पिछली भी वीडियो हमने देखा था और आज भी जो जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भी बार बार मिल रहा था और यहाँ भी बार बार आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो भारत का संविधान जो पूरी तरीके से पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, ना कि लागू हुआ था, तो जो पूरी तरीके से तैयार हुआ था ये 26 नवंबर 1949 को पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था और इसको हमने 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू कर दिया था। और उसी दिन भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और प्रजातांत्रिक देश बनकर सामने आया था। अगला क्वेश्चन नंबर 40 कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ लिखा है धर्मनिरपेक्ष, मतलब ये है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, ना राज्य किसी धर्म का सपोर्ट करेगा और ना ही किसी धर्म का विरोध करेगा। बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करना ये भी गलत हो जाएगा। अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करना ये भी गलत हो जाएगा। उत्तर आपने ढूंढ लिया होगा कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो राज्य किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता है, ऐसे देश को धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। रिपीटेड है, धर्मनिरपेक्ष ही पूछा जा रहा है। इसका जवाब आप ढूंढ भी लेंगे कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, तो धर्म के खिलाफ रहती नहीं है। अगला कि राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, ये भी गलत हो जाएगा। और ये गलत हो जाएगा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। वो किसी धर्म को स्वीकार नहीं करती है और ना ही किसी धर्म का वो विरोध करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, गणतंत्र होता है, गणतंत्र वंशानुगत शासन ना हो ऐसे देश को गणतंत्र कहते हैं। संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, जहां राज्य पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, जो आपका जवाब बन जाएगा। जहां राज्य पर अध्यक्ष वंशानुगत ना हो, वहां पर जनता द्वारा चुना जाए, ऐसे देश को गणतंत्र कहते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन ए नीति सिद्धांत में, मूल कर्तव्य में, प्रस्तावना में, मूल अधिकार में। तो भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता, इन सब की बात कहाँ की गई है हमारे प्रस्तावना में। तो जवाब भी क्या हो जाएगा, प्रस्तावना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन नंबर 44 कहा जा रहा है
कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या कहाँ की गई है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। कहने का मतलब ये है कि हमारी प्रस्तावना में जिन उद्देश्यों को, जिन आदर्शों को शामिल किया गया है उनको आगे कहाँ शामिल किया गया है, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यह लिखा है कि संविधान के पाठ में कहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारी विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो हमको मिल जाती है। अगर देखते हैं तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में मिल जाती है। और आगे मूल अधिकार के अध्याय में अगला नीतिशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में अगला मूल अधिकार, राज्य के नीति सिद्धांत और मूल कर्तव्य, ये तीनों आपके जवाब बन जाएंगे क्योंकि हमारे जो प्रस्तावना में जो बातें कही गई हैं उनको व्याख्या के रूप में मूल अधिकार भी मिलते हैं, राज्य के नीतिशक सिद्धांत भी मिलते हैं और मौलिक कर्तव्य भी मिलते हैं। ये तीनों जगह हमारी सारी बातें मिलती हैं। मतलब यहाँ पर व्याख्या की गई है जो हमारी प्रस्तावना के उद्देश्य हैं, आदर्श हैं। जिससे बात की जाए मूल अधिकार में अनुच्छेद 19 में हमने देखा अभिव्यक्ति वाली आज़ादी, और राज्य की नीति सिद्धांत में अनुच्छेद 38 के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जैसी न्याय की व्याख्या वहाँ की गई है। पूरी तरीके से संबंधित सभी प्रश्नों को हमने एक वीडियो के माध्यम से देखा है। हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक भी करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे फिर से अगले पार्ट में जहां बहुत ही जल्द हम देखने वाले हैं संविधान के स्रोत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तब तक आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। पेपर आपका बहुत ही करीब है, 17-18 फरवरी को रखा गया है। तो पेपर की तारीख को ध्यान में रखते हुए अपने टारगेट को निश्चित करके तैयारी करिए। निश्चित ही आप सफल हो जाएंगे। आप सभी के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद।